एपिसोड 61 टू 65। वह गुस्से में उसकी तरफ घूरते हुए बोली, क्या हुआ मिस्टर मोक्ष रावत? आज अचानक मुझमें इतना इंटरेस्ट क्यों आ गया? क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड आज कॉलेज नहीं आई? आई थिंक तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाना चाहिए, वरना कहीं वो रोती सिसकती यहाँ आ जाए और कहने लगे मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहो, उसे फंसाने की कोशिश मत करो, मोक्ष मेरा है और मैं उसकी हूँ, वगैरह वगैरह। और सुनो, मैं नहीं चाहती कि यहाँ कोई ड्रामा हो, बिकॉज आई हेट ड्रामा एंड आई हेट यू। राहत ने जैसे ही मोक्ष को आई हेट यू कहा वैसे ही मोक्ष ने उसे दीवार से सटा दिया और खुद भी उसके करीब होकर उसके होठों को अपने होठों के गिरफ्त में लेने से पहले कहा, बट आई लव यू। इतना कहकर उसने राहत के होठों को जबरदस्ती किस करना शुरू कर दिया। मोक्ष के अचानक ऐसे किस करने से राहत एक पल के लिए अपनी जगह पर बिल्कुल जम गई थी। वहीं मोक्ष राहत के सॉफ्ट होठों के टच को महसूस करते ही मदहोश होने लगा था और उसके अंदर डिजायर भर गए थे, जिससे मोक्ष बड़े ही बेताबी के साथ राहत के होठों को चूमने लगा। वह राहत के होठों में इतना खो गया कि कब उसे किस करते करते उसके होठों पर बाइट कर दिया, उसे पता भी नहीं चला। वहीं जैसे ही राहत को अपने होठों पर दर्द महसूस हुआ, वह एकदम से अपने सेंस में वापस आए और फिर मोक्ष को खुद से दूर करने लगी, लेकिन अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी वह मोक्ष को जरा सा हिला तक नहीं पाई थी। मोक्ष अब बड़े ही फोर्सफुली राहत के होठों को चूम रहा था। एक लंबी किस के बाद जब राहत की सांस भारी होने लगी, तब मोक्ष ने राहत के होठों को अपने होठों से आजाद कर दिया। जैसे ही मोक्ष ने राहत के होठों को छोड़ा, राहत तेज तेज सांस लेने लगी, उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। अब ये गुस्से के कारण था या फिर शर्म के कारण ये बता पाना मुश्किल था। जहां मोक्ष के होठों पर स्माइल थी, वहीं राहत की आंखों में गुस्सा और मोक्ष को गुस्से से घूर कर देखते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे किस करने की? इतना क्या? वह जैसे ही मोक्ष को मारने के लिए हाथ उठाए, मोक्ष एकदम से उसके हाथों को पकड़कर मोड़ दिया और उसे उसकी कमर से लगाकर खुद के करीब खींच लिया। राहत छटपटा रही थी, ये देख मोक्ष इस तरह होठों पर तिरछी स्माइल लिए बोला, यू आर सो डिलीशियस बेबी। राहत को इस वक्त हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह गुस्से से मोक्ष को घूर रही थी। उसका मन कर रहा था कि वह मोक्ष को बुरी तरह से पीटे, पर मोक्ष की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह खुद को उससे छुड़ा नहीं पा रही थी। वहीं मोक्ष धीरे धीरे राहत के चेहरे की तरफ झुकने लगा था। राहत को जब यह महसूस हुआ, तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर मोक्ष को खुद से दूर धकेली। मोक्ष थोड़ा सा पीछे हुआ। इसी का फायदा उठाकर राहत जल्दी से वहां से भागने लगी कि तभी मोक्ष की आवाज उसके कानों में गई। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि अचानक से कार्तिक भाई के साथ यह सब क्यों हुआ। अचानक से पार्टी में पुलिस आए और उन्हें पकड़ कर ले गई। अचानक से उनके केबिन में किसी की डेड बॉडी मिली। और हैरानी की बात तो यह है कि वह डेड बॉडी जिंदा है। एक हफ्ते बाद वही इंसान हमें सही सलामत मिला। ये कुछ अजीब नहीं है, मिस राहत सहगल। मोक्ष की कहानी और बातें सुन राहत एकदम से हड़बड़ा गई। उसकी धड़कनें तेज हो गई थीं। उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली और लड़खड़ाते हुए आवाज में बोली, मुझे क्या पता? तुम जानो, तुम्हारा भाई जाने। शायद तुम्हारे भाई ने किसी का कुछ बुरा किया होगा। वैसे भी तुम रावत लोगों का कोई भरोसा नहीं, ना जाने कितने लोगों के साथ बुरा करते हो। शायद उस आदमी के साथ भी तुम लोगों ने कुछ किया होगा और उससे दुश्मनी रही होगी, इसलिए उस आदमी ने ऐसा कुछ किया। मोक्ष चलते हुए राहत के बिल्कुल करीब आ गया और उसके कानों के पास अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए सर्द आवाज में बोला, ऐसा तो नहीं है कि वह आदमी हमारा दुश्मन है ही नहीं, क्योंकि हमारे दुश्मन हाई लेवल के हैं। उनमें वह आदमी तो बिल्कुल भी मैच नहीं करता, क्योंकि जिस तरह से वह आदमी हमसे मिला था, उसे देखकर तो यही लग रहा था जैसे उसे सिर्फ मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया गया हो। असली खिलाड़ी कोई और है। तुम्हें क्या लगता है राहत, कौन हो सकता है वह इंसान? राहत ने एक नज़र मोक्ष की तरफ डाली और फिर अपनी नज़रें फेरते हुए बोली, मुझे क्या पता? और तुम ये सब बकवास बातें क्यों कर रहे हो मेरे साथ? बहस करने से अच्छा, जाकर खुद पता लगाओ। तभी मोक्ष अपनी गहरी आवाज में बोला, पर मैं ये सोच रहा हूँ, मेरे दुश्मन ने भाई को क्यों फंसाया? क्योंकि भाई तो बिजनेस वर्ल्ड में है भी नहीं, वह तो बिजनेस की दुनिया से दूर ही रहते हैं। सब कुछ मैं और डैड संभालते हैं। फिर क्यों भाई को क्यों टारगेट किया गया? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरा दुश्मन कोई दूर का नहीं, पास का है, बहुत करीब का है, जिसे मैं देख नहीं पा रहा हूँ। अब तक राहत की हालत खराब हो गई थी। वह अपनी नजरें इधर उधर चुराते हुए बोली, क्या मतलब है तुम्हारा, मोक्ष? ये सुनकर मोक्ष बोला, अरे क्या हुआ? तुम इतनी भड़क क्यों रही हो? मैंने तुम्हारा नाम थोड़ी लिया। और ये क्या हुआ तुम्हें?
तुम इतनी क्यों घबराई हुई हो? राहत तुरंत बोली, मैं क्यों घबराऊंगी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मोक्ष हंसते हुए बोला, फिर तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों है? जबकि रूम में ऐस बड़ी ई चल रहा है, फिर भी तुम पूरी पसीने से भीग गई हो। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी कोई चोरी पकड़ी गई हो। राहत ये सुनकर गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। वह मोक्ष की तरफ बिना देखे तेज आवाज में बोली, मिस्टर मोक्ष रावत, बेहतर होगा कि तुम मेरे सामने ऐसा बकवास ना करो। इतना कहकर वह जैसे ही जाने लगी कि तभी मोक्ष धीरे से राहत के कानों की तरफ झुका और उसके कानों में कुछ कुछ कहा, जिससे राहत बुरी तरह से चौंक गई। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थीं। वहीं मोक्ष होठों पर मिस्टीरियस स्माइल लिए सीटी बजाते हुए क्लासरूम से बाहर चला गया। राहत अपनी जगह पर हैरानी से खड़ी थी। वह धीरे से बड़बड़ाई, नहीं, यह नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है? इस इंसान को, नहीं, नहीं, यह क्या बोल रहा था अभी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जरूर मैंने कुछ गलत सुन लिया। राहत जल्दी से रूम से बाहर निकली और भागते हुए वॉशरूम की तरफ चली गई। वह वॉशरूम में पहुंचकर टैप ऑन कर अपने फेस को वॉश करने लगी। वह घबराई हुई आवाज में बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसे मेरे लाइफ के इतने बड़े राज के बारे में कैसे पता चल गया? नहीं, नहीं, मुझे गलतफहमी हुई है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी किसी ने पीछे से उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। एक पल के लिए राहत चौंक गई। तभी उसकी नजर सामने लगे मिरर पर गई, जहां पर इस वक्त मोक्ष खड़ा था। मोक्ष, राहत के कंधे पर अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए धीमी आवाज में बोला, तुम्हें क्या लगा, तुम मेरी नजरों से बच जाओगी? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि मेरी नजर तो हर वक्त सिर्फ तुम पर ही रहती है। भले ही मैं तुमसे दूर रहा हूं, पर मुझे सब कुछ पता रहता है। और यह भी पता है कि तुमने क्या और कैसे किया है। और अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे इस राज के बारे में किसी को भी बताऊं, या फिर पुलिस को कंप्लेंट करूं, तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। इतना कहते हुए मोक्ष की पकड़ राहत की कमर पर कस गई और उसने एकदम से उसे खुद से चिपका लिया। राहत को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। वह मिरर के थ्रू मोक्ष को गुस्से से घूर कर देख रही थी। पर तभी एकदम से राहत चौंक गई क्योंकि मोक्ष की आंखों का कलर बदलने लगा था। जिसे देखकर राहत हैरानी से बोली, यह क्या क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? ये तुम्हारी आंखों का कलर ऐसे बदल क्यों रहा है? तुम कौन हो, और दूर रहो मुझसे। इतना कहकर राहत मोक्ष को खुद से दूर करने के लिए धक्का देने लगी। मोक्ष, राहत को पकड़े हुए ही बोला, क्या हुआ? तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? और क्या बोल रही थी मेरी आंखों को? क्या हुआ है मेरी आंखों को? मेरी आंखें तो बिल्कुल ठीक हैं। देखो। इतना कहकर वह मिरर में देखने के लिए राहत को इशारा किया। तो राहत ने मिरर में मोक्ष को देखा, तो उसकी आंखें नॉर्मल थीं। पर राहत ये भूल नहीं सकती थी कि अभी कुछ सेकंड पहले ही वह मोक्ष की आंखों का कलर बदलते हुए देख चुकी थी। राहत उससे खुद को छुड़ाने लगी पर मोक्ष उसे छोड़ नहीं रहा था। वह उसे उसी तरह अपनी बाहों में जकड़े हुए बोला, ऐसे ही खड़ी रहो, मुझे ऐसे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें अपनी बाहों में भरकर आज पहली बार इस दिल को सुकून मिल रहा है। प्लीज थोड़ी देर ऐसी ही रहो ना। राहत मोक्ष को इस तरह से देखकर गुस्से में बोली, क्यों? कल तक तो जब राहत तुम्हारे आगे पीछे घूमती रहती थी, तो तुम्हें कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। हमेशा उसकी इंसल्ट करते थे, लोगों के सामने उसका मजाक बनाते थे। और अब तुम्हें मेरे करीब आना अच्छा लग रहा है। पहले तो तुम मेरे ऊपर नजर रखना तो दूर, मेरी तरफ एक नजर भी नहीं देखते थे, और अब तुम मुझ पर पूरे टाइम नजर रखे हुए हो। क्या बात है मिस्टर मोक्ष रावत? क्या आजकल आपको ज्यादा ही खाली समय मिलने लगा है, जो तुम्हारी नजरें मुझ जैसी लड़की पर जाने लगी? याद है ना, क्या कहा था? कि मुझ जैसी लड़की पर तुम अपना फालतू टाइम भी वेस्ट नहीं करोगे। राहत की एक एक बात सुनकर मोक्ष का गुस्सा बढ़ रहा था। उसकी पकड़ राहत पर ढीली हो गई थी। ये फायदा उठाकर राहत जैसे ही जाने लगी, तभी मोक्ष ने उसे वापस अपनी बाहों में भर लिया और मन ही मन बोला, ये साला मोक्ष क्या क्या करके रखा है। कितना दिल दुखाया है इसका। पर मैं अब और इससे तकलीफ में नहीं रहने दूंगा। राहत गुस्से से बोली, छोड़ो मुझे मोक्ष रावत। तभी मोक्ष उसके कानों के पास अपने गर्म सांस छोड़ते हुए अपनी गहरी आवाज में बोला, कभी भी नहीं। कभी भी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, क्योंकि तुम तो सिर्फ मेरी हो। और हाँ, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा ये राज राज ही रहे, तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। राहत गुस्से से बोली, क्यों? मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? छोड़ो मुझे। मोक्ष हंसते हुए बोला, ठीक है। मैं सारी सच्चाई सबको बता देता हूँ।
राहत एक पल के लिए चौंक गई और फिर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोली, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। पहले मुझे छोड़ो। मोक्ष हंसते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं। पहले मेरी बात सुन लो, उसके बाद मैं तुम्हें जाने दूंगा। राहत गहरी सांस लेकर बोली, ठीक है, बताओ क्या बात है। क्या बात माननी होगी मुझे। मोक्ष राहत के चेहरे की तरफ देखते हुए स्माइल के साथ उसके कानों में कुछ फुसफुसाया, जिसे सुनकर राहत की आंखें बड़ी हो गईं और वह गुस्से से कांपती हुई नजरों से मोक्ष को देखते हुए बोली, कभी भी नहीं। ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैं कभी भी तुम्हारी बात नहीं मानूंगी, समझे। इतना कहकर वह एकदम से मोक्ष को दूर झटकी और लगभग भागते हुए वॉशरूम के डोर की तरफ बढ़ गई। मोक्ष राहत को जाते देख खतरनाक स्माइल के साथ बोला, मानना तो तुम्हें पड़ेगा जाने मन। क्योंकि मैं ऐसे तो तुम्हें नहीं जाने दे सकता। तुम चाहे कितने भी गुस्सा कर लो, पर आना तो तुम्हें मेरे ही पास होगा। क्योंकि कुआं पानी के पास नहीं जाता, प्यासा कुएं के पास आता है। इस वक्त मैं तुम्हारा कुआं हूं। अभी तो आज बस होठों का स्वाद लिया है, अभी तो बहुत सा स्वाद लेना बाकी है। राहत गुस्से से बोली, कभी भी नहीं मोक्ष रावत। मैं तुम्हारी इन बातों में नहीं आने वाली। तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आई बात। अभी वह दोनों वॉशरूम के अंदर एक दूसरे से बहस कर रहे थे कि तभी बाहर से एक लड़के की आवाज आई, राहत। राहत, तू अंदर है। इस आवाज को सुनते ही राहत जैसे ही बोलने वाली थी, मोक्ष एकदम से उसके पास आया और उसके मुंह पर हाथ रख दिया। राहत छटपटाते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, तभी मोक्ष ने उसे वॉल से लगा दिया और उसके चेहरे को अपने हाथों में कसकर पकड़ते हुए बोला, बोलने की कोशिश भी मत करना। राहत गुस्से से उसे देखते हुए बोली, बाहर मान खड़ा है और मुझे उसके पास जाना है, छोड़ो मुझे। मोक्ष उसके गालों को कसकर दबाते हुए बोला, तुम्हारे इन होठों पर सिर्फ और सिर्फ मेरा नाम होना चाहिए। मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि इन होठों पर किसी गैर मर्द का नाम आए। समझी। क्योंकि तुम्हारे होठों पर, तुम्हारे जिस्म पर, यहां तक कि तुम्हारी हर सांस पर, सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। मोक्ष की ये सारी बातें सुनकर राहत गुस्से से उसे घूर रही थी। तभी मोक्ष उसके होठों पर अपने अंगूठे से रब करते हुए बोला, इन होठों पर सिर्फ मेरे होठों की मिठास होनी चाहिए। इतना कहते हुए मोक्ष नीचे झुका और राहत के होठों को अपने होठों में कैप्चर कर लिया और बड़े ही रफ तरीके से उसे किस करने लगा। राहत छटपटा रही थी, लेकिन मोक्ष उसे छोड़ नहीं रहा था। वह किसी सजा की तरह उसके होठों पर बाइट कर रहा था, जैसे मानो इस किस के जरिए वह राहत को पनिशमेंट दे रहा हो। वहीं राहत को अपने होठों में दर्द महसूस हो रहा था। वह छटपटा रही थी, लेकिन मोक्ष की पकड़ बहुत मजबूत थी। करीब 20 मिनट बाद जब राहत की सांसें उखड़ने लगीं, तो मोक्ष ने उसके होठों को अपने होठों से आजाद किया और फिर अपनी गहरी निगाहों से राहत के सूजे हुए होठों को देखने लगा। राहत गहरी गहरी सांस ले रही थी, उसे इस वक्त मोक्ष पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी मोक्ष उसके होठों से निकल रहे खून को अपने अंगूठे से साफ करते हुए बोला, इन होठों पर सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम अच्छे लगते हैं। अगर दोबारा किसी और का नाम लिया, तो इससे भी बड़ी पनिशमेंट के लिए रेडी रहना। ये सुनते ही राहत ने अपने दोनों हाथों से मोक्ष के सीने पर धक्का दिया और जल्दी से वॉशरूम का डोर ओपन कर तेजी से वहां से भाग गई। मोक्ष राहत को जाते देख मुस्कुरा कर बोला, कब तक भागोगी। तुम्हें आना तो मेरे ही पास है। जाने मन। इतना कहते हुए मोक्ष खतरनाक तरीके से सीटी बजाने लगा और उसी तरह सीटी बजाते हुए वह भी बाहर चला गया। 2 दिन इसी तरह बीत गए। मोक्ष इन 2 दिनों में हर वक्त राहत पर अपनी नजरें बनाए हुए था और राहत उससे बचने की हर कोशिश कर रही थी। उसे मोक्ष पर गुस्सा भी बहुत आ रहा था। वहीं मनिका तो कार्तिक से बिल्कुल दूरी बना चुकी थी, पर भला कार्तिक कैसे उसे जाने देता। वह किसी न किसी बहाने से हर वक्त उसे अपने कैबिनेट में बुलाता और उसके करीब जाने की कोशिश करता। हालांकि बेचारा हर बार फेल हो जाता था, पर वह पूरी कोशिश करता था कि मनिका को मना सके। लेकिन शायद जितने दर्द कार्तिक ने मनिका को दिए थे, वह इतने जल्दी भरने वाले नहीं थे। वहीं सहगल मैंशन में विजय जी अपने रूम में रेडी हो रहे थे। तभी वहां पर माया जी आई और विजय जी को इतना सुबह सुबह तैयार होकर कहीं जाते देखा, तो उनसे पूछा, आप कहीं जा रहे हैं। विजय जी माया जी की तरफ देखकर बोले, हाँ, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है। तभी माया जी बोली, कैसा काम। ऐसा भी कौन सा जरूरी काम है जो आप इतनी सुबह सुबह जा रहे हैं। विजय जी यह सुनकर बोले, वह बहुत जरूरी काम है। मैं वह काम हो जाने के बाद बताऊंगा। तुम भी वह सुनोगी तो खुश हो जाओगी। इतना कहते हुए विजय जी रूम से बाहर निकल गए। माया जी, जो कि अभी तक अपने होठों पर झूठी मुस्कुराहट लिए हुए थी, विजय जी के जाते ही उनके होठों की मुस्कुराहट गायब हो गई।
अब उनके चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए थे। वह गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, मैं भी देखती हूँ कि तुम कैसे ये काम पूरा करते हो। और हाँ, क्या कहा था कि मैं बहुत खुश होऊंगी। खुश तो नहीं होऊंगी, पर हाँ, आज तुम्हें दुनिया से गायब करके बहुत खुश होऊंगी। तुम मारे जाओगे, तभी तो मेरी बेटी को उसका हक मिलेगा और मैं इस घर पर राज करूंगी। इतना कहते हुए माया जी अपना फोन निकाली और एक नंबर डायल किया। कुछ रिंग जाने के बाद कॉल पिक हुआ और एक आदमी की आवाज आई, हाँ बोलो। माया जी तुरंत बोली, विजय जी निकल गए हैं। जो काम करना है फटाफट कर दो। अपने आदमियों से बोलना, रेडी रहें। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मैं चाहती हूं कि यह इंसान आज घर से गया है, तो वापस इस घर में कभी ना आए। आए भी तो उसकी लाश आए। ये सुनते ही दूसरी तरफ से जो आदमी था, वह हंसते हुए बोला, अरे काम हो जाएगा। उसकी चिंता मत करो डार्लिंग। तुमने मुझसे कहा है ना, तो देखो मैं कैसे तुम्हारे उस विजय को रास्ते से हटाता हूँ। वैसे भी अब हमें उसकी जरूरत नहीं है। वह अब हमारे किसी काम का नहीं है। तो उसे रास्ते से हटा ही दिया जाए, तो बढ़िया है। माया जी हंसते हुए बोली, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। अपने आदमी को कॉल करो। जल्दी से बोलो कि वह अपने काम पर लग जाए। इतना कहते हुए माया जी ने कॉल काट दी और फोन बेड पर एक साइड फेंक दिया। फिर उनकी नज़र रूम में लगी विजय जी और निधि जी की फोटो पर गई। वह विजय जी की फोटो की तरफ देखकर बोली, सॉरी विजय जी, पर क्या करूं। अब आप ऐसा काम क्यों कर रहे हो। अगर आप ऐसा नहीं करते तो अभी कुछ साल और जीते। पर आपने ही मुझे उकसाया है ऐसा करने के लिए। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती आपकी है। क्या जरूरत थी अपनी बेटियों को सब कुछ देने के बारे में सोचने की। वो दोनों मनहूस जिंदा तो हैं ना। इस दुनिया में रह रही हैं, अपनी मर्जी से रहने देते। पर नहीं, अब आपके मन में अपनी बेटियों के लिए प्यार जाग गया। उन्हें उनका हक देना चाहते थे। फिर मैं ऐसा कैसे होने देती। क्योंकि यह सब कुछ तो मेरी बेटी काव्या का है ना, और मेरा है। तो आप हम दोनों का हक उन मनहूस लड़कियों को कैसे दे सकते हैं। कभी भी नहीं। क्योंकि वो दोनों इस निधि की बेटियां हैं, जिससे मैं हद से ज्यादा नफरत करती हूँ। जब तक जिंदा रही, मेरा हर हक लेती रही। और मरने के बाद उसकी बेटियां मेरा और मेरी बेटी का हक ले रही हैं। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। जैसे ये निधि रास्ते से गई, वैसे ही आप भी। विजय जी, बहुत दिन रह लिए आपने अपनी बीवी के बिना। अब ऊपर जाकर अपनी बीवी के साथ प्यार भरे पल बिताए। इतना कहते हुए माया की हंसी निकल पड़ी। उनकी हंसी बहुत ही खतरनाक थी। उनकी आंखों में विजय जी और निधि जी के लिए एक अलग ही नफरत साफ झलक रही थी। वहीं विजय जी मैंशन से बाहर आए तो उनका फोन बजने लगा। उन्होंने अपने पॉकेट से फोन निकाला और कॉल पिक करते हुए बोले, हाँ हाँ शर्मा, मैं निकल रहा हूँ। सब कुछ रेडी है ना। दूसरी तरफ से लॉयर शर्मा बोले, जी सर, हमने सब कुछ रेडी कर रखा है। बस आपके साइन की जरूरत है। आप एक बार साइन कर दीजिए, उसके बाद आप जो चाहते हैं, वो सब हो जाएगा। विजय जी यह सुनकर बोले, ठीक है, मैं बस निकल रहा हूँ। थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। इतना कहने के बाद विजय जी ने कॉल काट दिया और कार में जाकर बैठ गए। ड्राइवर तुरंत ही कार को आगे बढ़ा देता है। कार में बैठे हुए विजय जी के मन में बहुत कुछ चल रहा था। उन्होंने अपनी आंखें बंद की। उनकी आंखों के सामने उनकी बीवी निधि का चेहरा आ गया, जिसे याद कर उनके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। और अगले ही पल उनकी आंखों के सामने अपने दोनों बेटियों के चेहरे आ गए, जो कि आंसुओं से भरे हुए थे। विजय जी एक झटके में अपनी आंखें खोल दिए और हड़बड़ाते हुए बोले, यह क्या देखा मैंने। हाँ, शायद ये सच्चाई है। मेरी दोनों बेटियों की आंखों में आंसू हैं तो सिर्फ और सिर्फ मेरे कारण। उन दोनों की दुनिया अगर बर्बाद है तो सिर्फ मेरे कारण। मैंने अपने दोनों बेटियों से मुंह मोड़ लिया था, पर अब और नहीं। अब मैं अपनी बेटियों से मुंह नहीं मोड़कर रह सकता। मैं उन्हें उनका हक दूंगा। माफ करना बेटा, आज तक तुम लोगों को बहुत तकलीफ सहनी पड़ी। पर अब तुम्हारे पापा सब कुछ ठीक कर देंगे। तुम्हें भी वो सब कुछ मिलेगा, जो सहगल खानदान की बेटियों को मिलना चाहिए। आखिर तुम्हारा उन पर पूरा हक है। ये सब बोलते हुए विजय जी के होठों पर हल्की सी स्माइल थी। फिर कुछ सोचते हुए विजय जी बोले, मुझे पता है इतनी आसानी से तो तुम लोग नहीं मानोगे। पर मैं अपने प्यार से तुम्हें मना लूंगा। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, जितनी तकलीफ तुम्हें हुई है, उसकी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। पर अब मैं तुम दोनों की जिंदगी में इतनी खुशियां भर दूंगा कि कोई भी तकलीफ तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। ये तुम लोगों के पापा का तुमसे वादा है बेटा। ये सब बोलते हुए विजय जी की आंखों में खुशी के आंसू थे।
वहीं आगे बैठा ड्राइवर भी विजय जी की बातों को सुन रहा था, और कहीं ना कहीं वह भी इमोशनल हो गया था, क्योंकि आज पहली बार वह अपने सर को इस तरह से रोते हुए देख रहा था। सालों बाद वह अपने सर को इतना टूटा हुआ महसूस कर रहा था। वह भी यही चाह रहा था कि उसके सर फिर से पहले की तरह मुस्कुराने लगें। यही सब ड्राइवर सोच ही रहा था कि एकदम से सामने से आ रहे ट्रक पर उसका ध्यान नहीं गया। जैसे ही विजय जी की नज़र सामने पड़ी तो चिल्लाते हुए बोले, ड्राइवर, क्या कर रहे हो तुम? देखो सामने से ट्रक आ रहा है। ये सुनते ही ड्राइवर भी हड़बड़ा गया। वह बोला, हाँ सर, मैं अभी साइड करता हूँ। ड्राइवर साइड करने की कोशिश करने लगा, लेकिन अगले ही पल वह चौंक गया। वह हैरानी से बोला, सर, ब्रेक नहीं लग रहा। विजय जी यह सुनकर बोले, वॉट? क्या बोल रहे हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? ड्राइवर बोला, मैं सही बोल रहा हूँ सर। कार का ब्रेक फेल हो चुका है। विजय जी गुस्से से दांत पीसते हुए बोले, क्या तुम पागल हो चुके हो? जब कार लेकर आए थे, तो पहले तुम्हें चेक करना चाहिए था ना? ड्राइवर बोला, सर, मैंने सब कुछ चेक किया था। मैंने सुबह देखा तो सब ठीक था। अब अचानक से पता नहीं क्या हो गया। विजय जी का भी दिमाग काम नहीं कर रहा था। वही ट्रक तेजी से आगे बढ़ रहा था। विजय जी अभी कुछ सोचते कि उससे पहले ही ट्रक ने झटके में कार को इतना जोर का धक्का दिया कि कार उड़ते हुए 2 फीट दूर जाकर गिरी। वह कार बुरी तरह से पलट चुकी थी और सीधे पास के कच्चे मैदान में जा गिरी। कार उल्टा मुड़ गया था और उसमें से हल्का हल्का पेट्रोल निकलने लगा था। वहीं ट्रक का ड्राइवर जैसे ही ये सब देखा, उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वह मुस्कुराते हुए सामने की तरफ देखने लगा। तभी उसका फोन बजा। वह कॉल पिक करता है और हंसते हुए बोला, काम हो गया है सर। गाड़ी की हालत खराब है और जल्दी वह ब्लास्ट होने वाली है। बस मैं वही नज़ारा देख रहा हूँ। दूसरी तरफ से एक आदमी चिल्लाते हुए बोला, बेवकूफ कहीं के, अभी तक वहां खड़े होकर देख रहे हो? जल्दी से वहां से निकलो, वरना अगर किसी की नज़र तुम पर पड़ गई तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। ये सुनकर वह ट्रक ड्राइवर डर गया और बोला, मैं निकल रहा हूं सर, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। वैसे भी अभी रास्ता बहुत सुनसान है। फोन के दूसरी तरफ वह आदमी चिल्लाते हुए बोला, बकवास बंद कर और जल्दी निकल वहां से। ड्राइवर ने घबराकर कॉल कट किया और तुरंत ट्रक स्टार्ट कर आगे बढ़ा दिया। अभी ड्राइवर थोड़ी ही दूर ट्रक लेकर गया था कि एकदम से उसके कानों में तेज धमाके की आवाज गूंजी। उसने हल्के से पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि विजय जी की कार बुरी तरह से ब्लास्ट हो चुकी थी और उसका धुआं चारों तरफ फैल चुका था। ये देखते ही ट्रक ड्राइवर के होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और वह गाना गुनगुनाते हुए ट्रक को आगे बढ़ाने लगा। वहीं अपने रूम में बैठी माया जी बार बार अपने फोन की तरफ देख रही थी, जैसे मानो उन्हें किसी खास कॉल का बेसब्री से इंतजार हो। वह खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, यह अभी तक कॉल क्यों नहीं आया? अब तक तो काम हो जाना चाहिए था और कॉल भी आ जाना चाहिए था। पर अभी तक उसने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? कहीं काम नहीं हो पाया क्या? यह आदमी एक काम भी ढंग से नहीं कर सकता। जब देखो तब इसे चढ़ी रहती है या फिर हवस। बस मेरे साथ इसे अपनी हवस पूरी करनी है। गुस्से में भरी माया जी ने और भी भड़कते हुए कहा, अगर इस बार भी इस आदमी ने मेरा काम पूरा नहीं किया तो मैं इसकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं करूंगी और इसे भी रास्ते से हटा दूंगी। माया जी का गुस्सा हर पल बढ़ता जा रहा था। उनमें एक बहुत बड़ी कमी थी, सब्र। उनके अंदर सब्र नाम की कोई चीज नहीं थी। उन्हें किसी भी चीज का इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो चाहती थी जो वह सोचें, वह काम उसी पल पूरा हो जाए। वह अब भी बेचैनी से फोन की स्क्रीन को घूर रही थी कि तभी काव्या ने अपनी माँ को इतना परेशान और बेचैन देखा। वह तुरंत उनके पास बैठ गई और बोली, क्या हुआ मॉम? आप इतनी परेशान और बेचैन क्यों लग रही हैं? कोई प्रॉब्लम है क्या? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? माया ने काव्या की तरफ देखते हुए जवाब दिया, तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक है, पर बेचैन मैं इसलिए हूँ क्योंकि अभी तक मुझे उस आदमी का फोन नहीं आया, जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। काव्या ये सुनकर थोड़ी कंफ्यूज होकर बोली, किसका? मॉम, किसका इंतजार कर रही हैं आप? और किसका फोन नहीं आया? आखिर ऐसा भी क्या है जो आप इतनी परेशान हैं? माया जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, आज बहुत बड़ा काम होने वाला है। अगर वह काम हो गया तो हमारे रास्ते की हर मुसीबत दूर हो जाएगी। और फिर हम माँ बेटी दोनों ऐश की जिंदगी जिएंगे। काव्या ये सुनकर मुस्कुरा उठी और बोली, अच्छा, ऐसा भी क्या करने वाली हो आप मॉम? बताए ना मुझे, क्या किया है आपने? और आप किसके फोन का इंतजार कर रही हैं?
माया जी ने आंखों में चमक और चेहरे पर गहरी मुस्कान के साथ कहा, बेटा, मैंने विजय जी को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया है। बस अब उस आदमी का कॉल आ जाए, फिर मैं टेंशन फ्री हो जाऊंगी। आज जो प्लान बनाया है, बस वो सक्सेस हो जाए। काव्या ये सुनकर एक पल को चौंक गई। वह हैरानी से अपनी मॉम की तरफ देखने लगी। वह कुछ बोल पाती उससे पहले ही माया जी का फोन बजने लगा। माया जी ने तुरंत फोन उठाया और कॉल पिक करते हुए बोली, क्या हुआ, तुमने काम किया या नहीं? ये मत बोलना कि काम नहीं हो पाया, अगर ऐसा कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे आज किसी भी हाल में ये गुड न्यूज़ सुननी है। मैं अब और विजय जी को घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। दूसरी तरफ से वह आदमी बोला, बस 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 डार्लिंग, कितना बेताब है तू। तेरी बेताबी को दूर करने के लिए ही तो तुझे फोन किया है। सुन, तेरे लिए गुड न्यूज़ है, हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया है। वो विजय तुम्हारे रास्ते से हट चुका है। माया जी यह सुनकर आंखों में चमक और होठों पर मुस्कुराहट लिए बोली, क्या? सच में? विजय का काम तमाम हो गया? वो मर गया ना? सच में मर गया ना? वो आदमी बोला, हाँ हाँ डार्लिंग, वो मर चुका है। अब उसका कोई नामो निशान नहीं है, अब तुम ऐश की जिंदगी जियो। ये सुनकर माया जी बोली, तुम सच कह रहे हो ना? और जिस आदमी को तुमने काम पर लगाया था, उसने अच्छे से चेक किया ना? विजय जी की सांसें वाकई बंद हो गई थी ना? तभी वह आदमी बोला, अरे ध्यान से सुन डार्लिंग, वो इंसान अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी कार में आग लग गई है, और अब तक तो उसका शरीर भी बुरी तरह जल चुका है। माया जी यह सुनते ही खुशी से नाचने लगीं और बोलीं, वाह, क्या खबर सुनाई है तुमने? सच में, आज तो तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। कमाल कर दिया तुमने। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम ये काम इतनी आसानी से कर दोगे। अब मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुमने ये काम कर दिखाया। तभी वह आदमी हंसते हुए बोला, डार्लिंग, जब तू इतनी खुश हो गई है तो अब मुझे भी खुश कर दे। बोल, कब आऊं तेरे घर? क्योंकि अब और दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही। बहुत दिन हो गए, हम दोनों नहीं मिले। और मेरे शरीर की आग तो बढ़ती ही जा रही है, जिसे सिर्फ तू ही बुझा सकती है। बोल, तू आएगी या मैं आऊं? माया जी यह सुनकर बोली, नहीं, तुम यहाँ नहीं आओगे। और जैसा भी होगा, मैं तुम्हें कॉल करके बता दूंगी। और हाँ, जब तुमने मुझे खुश किया है, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें खुश करूं। इसलिए डोंट वरी, तुम्हारी आग मैं बुझा दूंगी। इतना कहकर माया जी ने कॉल काट दिया। वहीं काव्या अब भी अपनी जगह पर बैठी, हैरानी से अपनी मॉम की तरफ देख रही थी। कॉल कट करने के बाद माया जी अपनी बेटी काव्या की तरफ बढ़ी और उसका हाथ पकड़कर खुशी से उछलते हुए बोली, काव्या मेरी प्यारी बिटिया, तेरे लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। हमारे रास्ते का एक कांटा हमेशा के लिए हट चुका है। काव्या बस अपनी मॉम की तरफ देखे जा रही थी। तभी माया जी फिर बोली, अरे बेटा, आज तो सच में खुशी का दिन है। विजय सहगल को मैंने रास्ते से हटा दिया है। अब वो कुछ नहीं कर पाएगा। वह तुम्हारा हक अपनी दोनों बेटियों को दे रहा था ना? लेकिन अब वह ऊपर चला गया अपनी बीवी के पास हमेशा के लिए। और इस दुनिया में उसकी बेटियों को अब कोई हक नहीं मिलेगा। वे दोनों तो अब दर दर कर ठोकरें खाएंगी। ये सुनते ही माया जी की आंखों में अजीब सी चमक आ गई, जैसे किसी ने उसके मन की सबसे बड़ी मुराद पूरी कर दी हो। उन्होंने अपने होठों पर फैली उस खौफनाक मुस्कान को दबाते हुए कहा, अब आएगा असली मजा, अब इस घर में सिर्फ मेरी चलेगी। विजय को हटाने के बाद अब कोई रुकावट नहीं बची। काव्या जो अब तक चुप थी, अपनी मां को इस रूप में देखकर भीतर तक कांप उठी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी मां ने सच में एक इंसान की जान ले ली, और उस पर गर्व भी कर रही है। उसने धीमे स्वर में कहा, मां, आपने आपने सच में विजय अंकल को मरवा दिया। माया ने उसकी तरफ देखा और बोली, हाँ बेटा, जो लोग हमारी राह में कांटे बिछाते हैं, उन्हें रास्ते से हटा देना ही समझदारी है। विजय अब इस दुनिया में नहीं है, और अब हमारे पास पूरा अधिकार है सेठ सहगल की प्रॉपर्टी पर। काव्या की आंखों में डर, हैरानी और घृणा का अजीब सा मिश्रण था। वह कुछ कहना चाहती थी, पर शब्द गले में ही अटक गए। तभी माया जी फिर से बोली, अब शुरू होगा असली खेल, सहगल खानदान अब माया और काव्या के नाम से जाना जाएगा। आखिर विजय सहगल ने सोचा भी कैसे कि शादी के बाद भी वह सिर्फ अपनी बीवी और बेटियों को ही सब कुछ देगा। इसीलिए तो मैंने उससे शादी नहीं की थी। इस प्रॉपर्टी, इस घर, इस जायदाद को पाने के लिए बहुत कुछ किया है मैंने, बेटा। इतनी आसानी से कैसे जाने देती उसे? और आज देख, ये सब अब हमारा है, बेटा, सिर्फ हमारा। अब तुम्हें तुम्हारा हक मिलने से कोई नहीं रोक सकता। जल्द ही इस घर में मातम छाने वाला है बेटा।
जाओ, जल्दी से तैयारी कर लो, अपने लिए एक अच्छा सा सफ़ेद ड्रेस निकाल कर रख लो, क्योंकि थोड़ी देर में तुम्हारे मुंह बोले पापा का डेड बॉडी आने वाला है। मैं भी चलती हूँ, अपने लिए कोई अच्छी सी वाइट साड़ी ढूंढ लेती हूँ, क्योंकि शोक सभा में सभी लोग मौजूद होंगे और मैं नहीं चाहती कि मैं ज़रा भी बुरी लगूं। हाँ, थोड़ा रोना धोना तो करना ही पड़ेगा। एक्टिंग करनी होगी ना बेटा। तुम भी प्रैक्टिस कर लो, हमें दिखाना होगा कि हम विजय जी के जाने से कितने ज़्यादा दुखी हैं। समझ रही हो ना मेरी बात? काव्या बस एकटक अपनी मॉम को देख रही थी, वह कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तभी माया जी ने पास रखी वाइन की बोतल उठाए और उसे गिलास में उड़ेलते हुए बोली, इस खुशी में एक जाम तो बनता है। उन्होंने 2 गिलास में वाइन डाली और एक गिलास काव्या की तरफ बढ़ाते हुए कहा, बेटा तुम भी इंजॉय करो। लेकिन काव्या ने गिलास नहीं लिया और उसे वापस करते हुए बोली, नहीं मॉम, हम वाइन कैसे पी सकते हैं? अगर हम वाइन पी लेंगे और जब सब लोग यहाँ आएंगे और हमारे मुंह से स्मेल आती हुई किसी को भी महसूस हुई, तो हमारी बहुत इंसल्ट होगी। माया जी यह सुनकर बोली, यू आर राइट बेटा। सच में तुम काफी स्मार्ट हो, बिल्कुल अपनी मॉम की तरह। काव्या मुस्कुराई और बोली, ऑफ कोर्स मॉम। मैं आपकी तरह स्मार्ट नहीं होऊंगी तो और किसकी तरह होऊंगी? आप जाओ, तब तक अपने लिए साड़ी सेलेक्ट करो, मैं भी अपने लिए एक अच्छा सा सूट निकाल लेती हूँ, काव्या ने कहा। माया जी मुस्कुराईं और बोली, हाँ हाँ बेटा, जाओ जल्दी। क्योंकि जल्दी ही इस घर में मातम छाने वाला है और रोना धोना बचेगा। मुझे वो सब बिल्कुल पसंद नहीं है, पर क्या करूं, करना तो पड़ेगा ना बेटा। काव्या ने सर हाँ में हिलाया और फिर अपने रूम की तरफ चली गई। वहीं काव्या के जाने के बाद माया जी कुछ सेकंड तक अपनी जगह पर खड़ी रहकर कुछ सोचती रहीं और फिर धीरे धीरे कबर्ड की तरफ बढ़ीं और उनमें से वाइट कलर की साड़ी ढूंढने लगीं। वहीं दूसरी तरफ धुएं में लिपटी उस जगह पर जहां कार ब्लास्ट हुई थी, भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई थी। पुलिस को सूचना दे दी गई थी और एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंच रही थी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ये हादसा था या कोई प्लान मर्डर। वहीं बाकी सहगल फैमिली के मेंबर हॉल में बैठी हुई थी। दादाजी और दादी जी हॉल में बैठे किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। उनके बगल में राजेश जी, उनके छोटे बेटे, भी उनकी बातों को सुन रहे थे। तभी दादाजी सोचते हुए बोले, राजेश, ये विजय कहाँ है? सुबह सुबह ही कहाँ निकल गया? क्या तुमसे बात करके गया है? राजेश जी यह सुनकर बोले, नहीं पापा, भैया ने मुझे कुछ नहीं बताया। मैं तो बल्कि पूछने ही वाला था, लेकिन भैया इतनी तेजी से निकल गए कि मैं कुछ पूछ ही नहीं पाया। दादाजी यह सुनकर बोले, ऐसी सुबह सुबह कहाँ चला गया वह? ऐसे तो विजय कभी नहीं करता। वहीं रीमा जी बैठी सब सुन रही थीं। उन्हें थोड़ा अजीब लगा, तो तुरंत बोली, आखिर भाई साहब इतनी सुबह सुबह कहाँ जा सकते हैं? कहीं चोरी छुपे कोई काम तो नहीं कर रहे या फिर कोई प्रॉपर्टी ले रहे हों और हमें बताना ना चाह रहे हों। दादी जी रीमा जी को घूर कर देखने लगी, तभी राजेश जी रीमा जी से गुस्से में बोले, रीमा, अपनी बकवास बंद करो। जब भी मुंह खोलती हो, बकवास ही करती हो। रीमा जी यह सुनकर गुस्से में पैर पटकते हुए बोली, आपको तो मेरी हर बात बुरी लगती है। अरे, आखिर अचानक भाई साहब सुबह सुबह क्यों चले गए, मुझे भी तो हैरानी हो रही है। मैं तो बस ऐसे ही बोल दी। कौन सा कह रही हूँ कि सच बोल रही हूँ? आपको तो हर वक्त सिर्फ भाई साहब का ही साइड लेना होता है। कभी तो अपनी बीवी का भी साइड ले लिया करो। ना ही कभी बीवी की सुनते हो, ना कभी अपनी बेटी के बारे में सोचते हो। इकलौती बेटी है, उसके बारे में भी एक बार नहीं सोचा। बेचारी कितने दर्द में है। वह कार्तिक से इतना प्यार करती है। आपको तो उन दोनों की शादी के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन नहीं, आपको अपनी बेटी की खुशी कहाँ दिखेगी? सिर्फ मनिका की खुशी ही दिखती है। राजेश जी गुस्से में बोले, रीमा, मैंने कहा ना शांत हो जाओ। और मनिका कोई पराई लड़की नहीं है। वह मेरी बेटी की तरह है। वह भाई साहब और भाभी की निशानी है, तो वह मेरे लिए निकिता से कम नहीं है। इसलिए हर वक्त जहर मत उगलो। रीमा जी गुस्से में चिल्लाने ही वाली थी कि तभी दादाजी गुस्से से बोले, शांत हो जाओ तुम दोनों। बहुत बकवास कर लिया, हर वक्त लड़ते रहते हो। और रीमा बहू, कभी तो घर में शांति रहने दिया करो। दादी जी भी मुंह बनाकर बोली, ये तो जब से इस घर में आई है, अशांति फैला कर रखी है। रीमा जी को बहुत तेज गुस्सा आया। वह गुस्से में पैर पटकते हुए उठी और बोली, मुझे क्या, मैं ही आप लोगों को बुरी लगती हूँ? जा रही हूँ मैं यहाँ से। और रूम की तरफ जाने लगी। तभी 2 सर्वेंट भागते हुए आए और बोले, सर, सर, बड़े सर के साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया है। उनकी कार। दादाजी यह सुनते ही हैरानी से बोले, क्या बोल रहे हो तुम?
क्या हुआ है मेरे बेटे के साथ? और उसकी कार को क्या हुआ? सर्वेंट बोला, सर, उनकी कार में ब्लास्ट हो गया है। और वह कुछ और बोलने ही वाला था कि रुक गया। दादाजी यह सुनते ही लड़खड़ाकर सोफे पर गिर गए। क्या माया जी की सच्चाई सामने आएगी? क्या सच में विजय सहगल की कहानी यहीं खत्म हो चुकी है? या फिर इस आग और धुएं से कोई ऐसा राज निकलेगा जो माया की ये जीत छीन लेगा? क्या होगा जब राहत और मनिका को विजय जी के मौत के बारे में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहें इस स्टोरी को।